एटॉमिक हैबिट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम दोनों वर्ड्स को समझते हैं। एटॉमिक हैबिट, एटॉमिक जो कि वर्ड आता है एटम से। एटम यानी कि परमाणु। जो कुछ भी हम इस ब्रह्मांड में यानी कि यूनिवर्स में देखते हैं, हर चीज़ के अंदर हमें एटम देखने को मिल जाते हैं। हर एक चीज़ जो है एटम से मिलकर ही बनी होती है। फिर चाहे वो कितनी बड़ी हो, कितनी छोटी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, हर एक चीज़ जो है एटम से मिलकर ही बनी होती है। सुई से लेकर शिप तक हो या ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, हर चीज़ के अंदर हमें एटम्स देखने को मिल जाते हैं। एटम जो कि इतने छोटे होते हैं कि हमें हमें नेचुरल ह्यूमन आई से देखने को वो नहीं मिलते हैं। हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इतने छोटे होने की वजह से वो डिवाइड भी नहीं हो सकते, ना वो कट हो सकते, उन कुछ भी नहीं हो सकता। हर एक चीज़, ये हर एक चीज़ के अंदर एप्लीकेबल है। वहीं दूसरा वर्ड हैबिट, हैबिट यानी कि आदतें। आदतें कोई भी हमारी तब बनती है जब हम उनको डेली रूटीन में लाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उन चीज़ की, और एक टाइम के बाद वो अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाती है। फिर चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो या स्कूल लाइफ हो, कोई सी भी लाइफ हो, चाहे हम बिजनेस कर रहे हों या जॉब कर रहे हों, उसके अंदर कोई भी काम हमारा जो है डेली प्रैक्टिस से बनता है, और डेली उसको डेली इम्प्लीमेंट करने से वो चीज़ हमारी एक हैबिट के अंदर बनती है। हम चाहे खेल रहे हों, कूद रहे हों, खा रहे हों, कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हों, उसको हम रेगुलर करने से वही चीज़ हमारी हैबिट के अंदर तब्दील होती है। हैबिट, कोई भी हैबिट की फॉर्मेशन जो होती है हमारी, वो रेगुलर बेसिस पे करने से होती है, और एक टाइम के बाद जब वो कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जाती है उसमें, जैसे कि एटम जो है धीरे धीरे बिल्डअप होके कोई भी चीज़ फॉर्म करते हैं, उसी तरीके से हमारी हैबिट्स भी जो है धीरे धीरे बिल्ड होके वो एक बड़ा रूप लाती है, और उसी से हमारे अंदर काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। हम पहले जैसे नहीं रहते, हम पहले जैसी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे होते हैं, हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। हम वही सेम चीज़ नहीं रिपीट कर रहे होते, वही सेम मिस्टेक्स हम नहीं कर रहे होते, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को आ जाते हैं। अब बात करते हैं बुक के इंट्रोडक्शन की तरफ। बुक का इंट्रोडक्शन ऑथर की रियल लाइफ इंसिडेंट स्टोरी के ऊपर बेस्ड है पूरा, कि किस तरीके से उनकी लाइफ में कितने ज़्यादा फेलियर्स आए, कितने ज़्यादा इंजरीज हुई। इन सब चीज़ों के बावजूद ऑथर ने कभी भी हार नहीं मानी, और वो अपने सपनों की तरफ बिल्कुल एकदम डट के खड़े रहे। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। ऑथर जो होते हैं अपने हाई स्कूल के लास्ट डे में जो है बेसबॉल खेल रहे होते हैं। बेसबॉल के टाइम इंट्रोडक्शन है। इस बुक के इंट्रोडक्शन में हम ऑथर की रियल लाइफ इंसिडेंट स्टोरी के बारे में जानेंगे, किस तरीके से उनकी लाइफ में कितने ज़्यादा फेलियर्स आए, कि कितने ज़्यादा उन्होंने प्रॉब्लम्स का फेस करा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपने सपनों की तरफ कभी भी हार नहीं मानी, और अपने सपनों के लिए डटकर खड़े रहे, और अपने ड्रीम्स को उन्होंने फुलफिल करा। ये बात होती, कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है जब ऑथर जो है अपने हाई स्कूल के लास्ट डे में जो है बेसबॉल खेल रहे होते हैं। बेसबॉल खेलते वक्त उनके एक क्लासमेट के हाथ से जो है बैट सीधा स्लिप होकर ऑथर के फेस की तरफ लगता है। ऑथर के फेस की तरफ जैसे ही वो बैट लगता है, तब वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स की जो है भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और ऑथर की नाक से जो है ब्लीडिंग होनी चालू हो जाती है। ये देखकर टीचर भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है, और एक क्लासमेट को ऑथर के साथ में स्कूल की नर्स के पास भेज दी थी, ताकि वो ऑथर का ढंग से इलाज कर सके। इलाज करने के दौरान नर्स उनसे जो है 3 सवाल पूछती हैं। पहला सवाल होता है कि ये कौन सा साल चल रहा है, जिसका ऑथर जवाब देते हैं 1998 चल रहा है, जबकि चल रहा होता है 2002। फिर दूसरा सवाल पूछती हैं कि यूएस का प्रेसिडेंट कौन है, ऑथर इसका जवाब देते हैं बिल क्लिंटन, जबकि होते जॉर्ज बुश है। तीसरा सवाल नर्स उनसे पूछती है कि आपकी मदर का क्या नाम है, जिसमें बस ऑथर जो है 10 सेकंड का पॉज लेते हैं। 10 सेकंड का पॉज लेते के साथ ही उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि नर्स उनको तुरंत लोकल हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए कह देती है। जैसे ही वो लोकल हॉस्पिटल में जाते हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। बहुत ज़्यादा डाउन होने की वजह से लोकल हॉस्पिटल भी उनका केस लेने से मना कर देता है, और वो तुरंत जैसे ही वो हेलीकॉप्टर के थ्रू सिंसिनेटी सिटी की तरफ जाते हैं, इतने में उनकी मदर भी उनके साथ जा रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ ऑथर के जो फादर होते हैं, वो ये खबर जो है अपने घर पे अपने अपने छोटे बेटे और अपनी बेटी को सुनाते हैं, और अपनी बेटी से ये कह देते हैं कि आज रात को जो है वो अपनी
बेटी की 8th क्लास की ग्रेजुएशन सेरेमनी को अटेंड नहीं कर पाएंगे। बस इतना ही कहते के साथ ही वो सीधा हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। हॉस्पिटल की तरफ जैसे ही रवाना होते हैं तो ऑथर जो है उस टाइम पे जो है सांस बिल्कुल भी नहीं ले रहे होते। वो एक तरीके से कोमा में चले जाते हैं। कोमा में जाने की वजह से उनके पेरेंट्स की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये ऐसा इसलिए भी हुआ होता है क्योंकि ऐसी सिचुएशन जो है उनके सामने पहली बार राइज हो चुकी है कि जब उनकी बेटी को जो है ब्लड कैंसर हो रखा होता है और वो सेम हॉस्पिटल में आते हैं। तकरीबन उनकी बेटी को भी इससे निकलने के लिए 2.5 साल का टाइम लग जाता है। 2.5 साल के टाइम के बाद रिकवरी होती है उनकी बेटी की, और अब सेम ऐसी सिचुएशन सेम हॉस्पिटल में उन्हें आना पड़ता है 10 साल के बाद। उन्हें ऑथर के पेरेंट्स को जो है राहत की सांस तब मिलती है जब अगली सुबह डॉक्टर जो है उनके पेरेंट्स को ये खबर दे देता है कि अब जो है ऑथर जो है सांस ले रहे हैं, उनको जो है होश आ गया है। ये ये कहते ही उनको बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, और डॉक्टर उनको कह देते हैं कि अब आप जो है, और उनकी चोट के बारे में भी बताते हैं। चोट के बारे में बताते हैं कि ऑथर के फेस पर जो है 6 फ्रैक्चर्स होते हैं, और ब्रेन के अंदर स्वेलिंग हो रही होती है, और आँख जो है एक लेफ्ट आई जो है वो बाहर की तरफ आ रखी होती है, और उसके आउटर में भी स्वेलिंग होती है, जिसकी सर्जरी के लिए वो अगले हफ्ते बुलाते हैं। अगले हफ्ते ऑथर को बुलाते हैं। अगले हफ्ते जैसे ही उनका इलाज होता है उनके बाद डॉक्टर उनको तुरंत घर में आराम करने को बोलते हैं और हीलिंग के लिए बोल देते हैं। हीलिंग के लिए जैसे ही बोल रहे होते हैं वो काफ़ी महीनों तक आराम करते हैं घर पे, और घर पे आराम करने के दौरान उनको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि वो जो है बेसबॉल से कितने ज़्यादा दूर है। क्यों ऐसा इसलिए भी हो रहा होता है क्योंकि उनका मन जो होता है एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर बनने का होता है। जैसे कि उनके फादर खेलते थे माइनर लीग्स अपने देश के लिए, उनका भी यही सपना होता है कि वो भी एक माइनर लीग खेले अपने देश के लिए खेले। और जैसे ही वो रिकवरी कर लेते हैं और स्कूल में जाने लगते हैं तो दोबारा से पहली बारी में जब वो दोबारा से सिलेक्शन के लिए जाते हैं बेसबॉल के लिए, पहली बारी में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। दूसरी बारी जाते हैं तो दूसरी बारी वो सिलेक्शन तो हो जाता है उनका, पर 11 इनिंग में से उन्हें सिर्फ एक इनिंग्स खेलने को मिलती है। बावजूद इस बावजूद इसके ऑथर कभी भी जो है हार नहीं मानते। वो अपने सपनों की तरफ जो है डट कर खड़े रहते हैं, ये सोच कर कि एक ना एक दिन वो जो है बहुत बड़े प्लेयर बनेंगे। ये यही चीज़ उनको उम्मीद दिला के रखती है। वो अपने सपनों को फुलफिल करने के लिए बिल्कुल पूरी जी जान लगा देते हैं। और ये चेंजेस उनको एक चेंज देखने को उनको तब मिलता है, एक सर्टेन चेंज तब आता है जब वो टेंसन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। उनके अंदर एक हैबिट का भी चेंज आता है। हैबिट भी एक वो नई डेवलप कर लेते हैं। जैसे वो टेंसन यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन कराते हैं तो पहले ईयर के अंदर ही वो बेसबॉल टीम के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे ही वो बेसबॉल टीम में अपना नाम दर्ज कराते हैं तो वो सबसे लास्ट प्लेयर होते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ होता है। सबसे लास्ट प्लेयर होने की वजह से उनको उनको सिर्फ ऐसा फ्रेशर मैन का काम मिलता है जो रिफ्रेशमेंट्स प्रोवाइड कराता है प्लेयर्स को बिटवीन द मैचेस, बस। और उसके उसके बाद फिर जैसे वो अपना पूरा फोकस जो है अपना फोकस जो है बेसबॉल से हटाकर अपना अदर एक्टिविटीज़ में लगाना लगते हैं। जैसे कि वो जो है रात को देर रात तक वीडियो गेम खेलते हैं, तो वो अपना पूरा फोकस जो है फिर टाइम पे सोकर उठने में, अपना बेड सही से लगाने में, अपना रूम साफ़ करने में, इन सब चीज़ों में वो अपना पूरा टाइम लगा देते हैं। और देखते ही देखते वो अपनी स्टडीज़ में भी इम्प्रूवमेंट करते हैं, और पहले साल में उनको जो है ए ग्रेड हासिल हो जाता है। दूसरे साल जब टीम का सिलेक्शन हो रहा होता है तो दूसरे साल अप्लाई करते हैं, पर दूसरे साल में भी उनको जो है पिचिंग स्टाफ के लिए रखा जाता है। ये दूसरे साल के स्टार्टिंग की बात है। एंड तक आते आते उनको टीम का जो है वो बना दिया जाता है, कैप्टन बना दिया जाता है। कैप्टन बनाने के बाद वो कई सारे मैचेस भी खेलते हैं। वो ESPN अमेरिकन स्पोर्ट्स एकेडमी में वो 33 प्लेयर्स में से वो एक होते हैं जो अमेरिका को जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और कॉलेज के लास्ट ईयर तक आते आते
वो अपने नाम पे आठ आठ अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में जो है रिकॉर्ड्स दर्ज करा लेते हैं, प्लस उनको जो है प्रेसिडेंट से मेडल भी मिलता है। ये थी उनकी कहानी, और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि ऑथर ने किस तरीके से अपना जो है अपने सपनों की तरफ बिल्कुल एकदम डट करके खड़े रहे, बिल्कुल भी उन्होंने हार नहीं मानी। और अगर उनके लाइफ में प्रॉब्लम भी आई तो उन्होंने अपना फोकस जो है दूसरी तरफ भी शिफ्ट कर दिया था। वो सिर्फ बेसबॉल की तरफ नहीं, उन्होंने अपना फोकस जो है अपनी अपनी स्टडीज़ की तरफ भी लगाया, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने में भी लगाया, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। सेम ये स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी जो ऑथर वाली लाइफ है उस चीज़ को भी डेवलप करते हैं। ये स्टार्टिंग होती है उनकी जर्नी की 2012, जब वो एक हैबिट्स पर जो है कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, और उसको वो अपनी उन उन आर्टिकल्स को वो जो है अपनी वेबसाइट्स पर जो है पब्लिश करते हैं। हर मंडे और हर थर्सडे को पब्लिश करते हैं। देखते ही देखते 2012 में कुछ ही महीनों में उनके जो है 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। 2013 में वो सब्सक्राइबर बढ़ के जो है 30,000 हो जाते हैं। और फिर 2014 में वो सब्सक्राइबर जो है 1 लाख हो जाते हैं। प्लस 1 लाख सब्सक्राइबर के साथ साथ वो इंटरनेट पर फास्टेस्ट ग्रोइंग सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं आर्टिकल्स के अंदर। 2015 वो साल होता है जब उनके सब्सक्राइबर 1 लाख से 2 लाख हो जाते हैं। 2 लाख होने के साथ 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 उनको जो है पेंगुइन की तरफ से एटॉमिक हैबिट जो है वो ये बुक लिखने का मौका मिलता है। वो बुक लिखते हैं और पेंगुइन जो है उनका पब्लिशर्स होता है, और 2015 के अंदर ही उनको यूएस और यूरोप के अंदर जो है स्पीचेस देने का मौका भी मिलता है। 2016 वो साल होता है जब उनके आर्टिकल्स जो है बड़ी बड़ी मैगजीन जैसे कि टाइम्स, फोर्ब्स और एंटरप्रेन्योर में पब्लिश होने लगते हैं। तकरीबन 2016 के साल में उनकी मैगजीन्स को तकरीबन 8 मिलियन लोग रीड करते हैं, जिसमें से कुछ कोचेस भी होते हैं। कोचेस NFL के और NBA के कोचेस होते हैं, वो इनको अपनी टीम के साथ में डिस्कस करते हैं। 2017 वो साल होता है जब वो अपनी खुद की एक हैबिट की एकेडमी चालू करते हैं, जिसमें कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज और स्टार्टअप्स के जो है लीडर्स, मैनेजर्स ये सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लीडर्स, मैनेजर्स, टीचर्स, कोचेस ये सब वहाँ से ग्रेजुएट होके निकलते हैं। फाइनली 2018 वो साल हो जाता है जब उनके जो है सब्सक्राइबर्स 1 महीने के अंदर ही 5 मिलियन हो जाते हैं। 5 मिलियन होने से उन्हें 1 महीने में 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं। प्लस उनको ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगता है कि ऐसा तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, और इतनी जल्दी उनके मतलब इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं। और इसी साल उनकी जो है वो एटॉमिक हैबिट बुक जो है वो ख़त्म हो जाती है, पब्लिश हो जाती है। तो इस कहानी से हमें इस ऑथर के इस पेज से हमें ये सीखने को मिलता है कि किस तरीके से वो अपनी बुक को भी लिखते रहे, अपने काम को करते रहे। उसमें धीरे धीरे उन्होंने अपनी उस चीज़ में जो है सक्सेस मिली, और उन्होंने अपना फोकस जो है सिर्फ अपने प्रोसेस पे ध्यान दिया, ना कि अपने आउटकम्स पे कि मुझे ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा, इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल हो जाएगी। उन्होंने बस अपने पैशन को फॉलो करा और अपने ड्रीम्स को जो है फुलफिल करा। थैंक यू।